जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान में जो हमारा कृषि चैप्टर से जो इसमें अगला जो रह गया था पॉइंट, उसको आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जिसमें इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें भारत की प्रमुख फसलों को पढ़ा था, और उसके पहले जो पढ़ा था वो कृषि के बारे में पढ़ा था, यानी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन कृषि और वाणिज्यिक कृषि। यानी अगर उसको याद हो तो सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। उस प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को विश्व में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उन सारे अलग अलग नामों को भी हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद गहन जीविका निर्वाह कृषि और फिर वाणिज्यिक कृषि। इसको पढ़ने के बाद में फिर हम लोगों ने पढ़ा था भारत की प्रमुख, भारत में जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है इसको भारत में किन किन नामों से जाना जाता है। उसके बाद में फिर पढ़े थे हम लोग भारत के प्रमुख फसलों को, और भारत के प्रमुख फसलों में चावल, गेहूं और फिर दलहन, तिलहन, ऐसे करके तमाम फसलों को हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद में अब जो हमको यहाँ पर पढ़ना है ये वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत आते हैं। यानी वाणिज्यिक फसल वो फसल होते हैं जिसको उगाया केवल जाता है लाभ के उद्देश्य से, केवल और केवल नगद कमाने के उद्देश्य से जिस फसल को उगाया जाता है उसे नगदी फसल कहते हैं, या वाणिज्यिक फसल कहते हैं, और या व्यापारिक फसल। यानी इसके अलग अलग नाम है, चाहे वाणिज्यिक कहिए या व्यापारिक कहिए या फिर नगदी कहिए, बात एक ही है। यानी ये तीनों के तीनों एक ही हैं। ठीक, इनका उद्देश्य होता है केवल और केवल लाभ कमाना। तो चलिए अब हम आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला फसल है जो हमको पढ़ना है वो है गन्ना। गन्ना हमको पढ़ना है यहाँ पर। तो गन्ना एक नगदी फसल है। गन्ना क्या है? एक नगदी फसल है जो ये काफी ज्यादा समय लेता है तैयार होने में। इसको अगर तापमान देखा जाए तो गन्ना को लगभग 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। ये लगभग हर प्रकार की मिट्टी में इसे उगाया जा सकता है। लेकिन अगर ज्यादातर बात की जाए तो ये जलोढ़ मिट्टी में सारी फसलें होती हैं, तो जलोढ़ मिट्टी में भी ये उगाया जा सकता है, दोमट मिट्टी में भी इसे उगाया जा सकता है। यानी लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में गन्ना उगाया जा सकता है। ठीक, तो लगभग यहाँ अनेक प्रकार की मिट्टी, यहाँ पर लिख देते हैं अनेक प्रकार की मिट्टी में इसे उगाया जा सकता है। ठीक, तो इसे अनेक प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। अगर गन्ना देखें तो विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला देश ब्राजील है। विश्व में सबसे ज्यादा, यानी अगर गन्ना में सबसे नंबर 1 पर अगर कोई है तो वो है ब्राजील। ठीक, ब्राजील नंबर 1 पर है। और नंबर 2 पर भारत का स्थान दूसरा है। यानी गन्ने के उत्पादन में विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला देश तो ब्राजील। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ये कि विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना कौन सा देश उत्पादन करता है। तो विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करता है ब्राजील। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है भारत। ठीक, तो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत। इसको तापमान कितना चाहिए? तो तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस की तापमान चाहिए। ये लगभग हर प्रकार की मिट्टी में इसे उगाया जा सकता है। इसे पानी की कितनी जरूरत होती है? तो इसमें लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होना चाहिए। वार्षिक वर्षा। ठीक, 100 से यानी 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य अगर वर्षा होती है तो इसको सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा इसको अगर से बारिश कम होती है तो इसको सिंचाई के द्वारा ही इस वर्षा की पूर्ति की जा सकती है और इसका उत्पादन किया जा सकता है। ठीक, अच्छा, अगर इसको देखें तो गन्ना लगभग ज्यादा समय लेता है। तो ये जब ज्यादा समय लेता है तो इसको ज्यादा श्रम की जरूरत पड़ती है। अगर गन्ना को देखें तो इसमें श्रम की अधिक जरूरत होती है, तो इसमें श्रम ज्यादा लगता है। श्रम
श्रम वैसे कृषि के हर क्षेत्र में ज्यादा ही लगता है, लेकिन गन्ना में कुछ ज्यादा ही श्रम लगता है, यानी अन्य फसलों की तुलना में गन्ना में श्रम की अधिक जरूरत पड़ती है। ठीक, अब देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य, तो भारत में अगर देखें, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य तो वो है उत्तर प्रदेश। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो भारत में सबसे नंबर पर एक पर है उत्तर प्रदेश। ठीक, तो भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक, यही क्वेश्चन आता है कि, और ये नहीं पूछेगा दूसरा तीसरा, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा, या तो भारत का पूछेगा कि विश्व में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान है। भारत में गन्ना उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज्यादा होता है। ठीक, उसके बाद में देखते हैं इस गन्ने से क्या क्या बनाया जा सकता है। तो गन्ना से यहाँ पर गुड़ बनाया जा सकता है, ठीक, चीनी बनाई जा सकती है, और खांडसारी बनाई जा सकती है, और शीशा। गन्ना से इतने सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, गुड़, चीनी, खांडसारी और शीशा, ये सारे के सारे इस गन्ना से बनाए जा सकते हैं। ठीक, ये आसानी से गन्ना से, यानी गन्ना इन सारी चीजों के लिए कच्चा माल के रूप में प्रयोग होता है, जिससे गन्ना से हम गुड़ भी बना सकते हैं, चीनी भी बना सकते हैं, खांडसारी भी बना सकते हैं और शीशा भी बना सकते हैं। गुड़, इसको स्थानीय स्तर पर भी देखते हैं कि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे उद्योग लगाकर गुड़ का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन चीनी को बनाने के लिए यहाँ बड़ी बड़ी मिलों की जरूरत पड़ती है, जिसमें बहुत सारी, भारत में बहुत सारी मिलें हैं जो चीनी बनाती हैं। ठीक, चीनी का उत्पादन गुड़ यानी इधर गन्ना से भी किया जा सकता है, और चीनी का जो चीनी बनाया जाता है वो चुकंदर से भी बनाया जा सकता है। यानी चीनी को ऐसा नहीं कि केवल चीनी गन्ना से ही बनेगा, चुकंदर से भी चीनी बनाया जा सकता है, लेकिन जो चुकंदर से चीनी बनाई जाती है वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, और गन्ना से जो चीनी बनाई जाती है वो इजीली हमें गन्ना अवेलेबल हो सकता है, वो भी सस्ते दामों में। तो इसलिए ये कच्चा, ये ज़्यादा प्राप्त हो जाता है और सस्ता पड़ता है, तो इसलिए जो गन्ने की चीनी होती है ये चुकंदर की चीनी की तुलना में सस्ता पड़ता है। ठीक, काम दोनों का सेम होता है। इसके बाद में फिर हम देखते हैं अगला हमारा, अगला जो हमारा है वो है चाय। ठीक, गन्ना के बाद में जो हमको अगला पढ़ना है वो है चाय, तो इसको मिटा दें, और फिर चाय, चाय को मुख्यतः यहाँ पर पढ़ते हैं। तो चाय एक रोपण फसल है। क्या है? चाय एक रोपण फसल है। रोपण का मतलब होता है कि उसको, इसके पौधे लगाए जाते हैं, ना कि इसके बीज बोए जाते हैं। तो चाय एक प्रकार का रोपण फसल है। कौन सा फसल है? ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है या रोपण फसल है। ऐसे 4-5 देंगे, उसमें से कह देंगे कि इसमें कौन सा रोपण फसल नहीं है या रोपण फसल कौन सा है। तो ऐसे करके याद रखो कि चाय जो है एक रोपण फसल है, रोपण फसल है। चाय क्या है? एक रोपण फसल है जिसको अंग्रेजों द्वारा भारत में लाया गया था। ठीक, चाय को किसने लाया था? अंग्रेजों द्वारा। ये अंग्रेजों द्वारा भारत में लाया गया था। ठीक, अंग्रेज लेकर आए थे चाय। ठीक, जो एक पेय पदार्थ है। क्या है? पेय पदार्थ है। चाय एक पेय पदार्थ है जो कि एक रोपण फसल है। इसको अंग्रेजों द्वारा भारत में लाया गया था और चाय एक रोपण फसल है जिसको अंग्रेजों द्वारा भारत में लाया गया था। और तो चाय जो एक प्रकार का पेय पदार्थ है जिसको, इसकी अगर जलवायु की बात की जाए तो किस जलवायु में ये होता है? तो ये उपोष्ण कटिबंधीय, यानी उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय
उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु में इसे उगाया जा सकता है। इसको तापमान की भी जरूरत पड़ती है, यानी यहाँ पर अगर उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय की बात की जाए तो यानी यहाँ पर एक ऐसा जलवायु जहाँ पर गर्मी भी हो और हल्की ठंडी भी हो। इसके लिए जो मौसम साफ होना चाहिए और पाला रहित मौसम होना चाहिए, यानी उपोष्ण पाला रहित मौसम, यानी पाला नहीं चाहिए इसको, और उष्णकटिबंधीय यानी इसको तापमान की भी जरूरत पड़ती है। तो ये एक उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसको उगाने के लिए जो एक गहरी मिट्टी, यानी यहाँ पर एक प्रकार से पर्वतीय मिट्टी में ये उगाई जाती है। कहाँ पर? पर्वतीय मिट्टी में। पर्वतीय, ये कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है? ये पर्वतीय मिट्टी में। पर्वतीय मिट्टी में ये ढलुई मिट्टी, यानी पर्वतीय क्षेत्र की ढलुई मिट्टी में इसका उत्पादन किया जाता है। यानी चाय को तो पानी की बहुत जरूरत है, लेकिन इसको पानी रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो इसकी जड़ें जो है बहुत कमजोर होती हैं और सड़ जाएंगी। तो इसके लिए मिट्टी कुछ इस प्रकार से हो कि ये एकदम ढलुई मिट्टी हो, ऐसे हो। यानी इस क्षेत्र में अगर बारिश हो तो पानी तो बहुत चाहिए, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में बारिश ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ये पानी की तो बहुत जरूरत होती है, लेकिन ये पानी रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो इसकी जड़ें खराब हो जाएंगी। तो ये अगर इस प्रकार का क्षेत्र है तो यहाँ पर बारिश होगा तो ऐसे तुरंत बह के चला जाएगा, यानी इसमें पानी निकास की बहुत ज्यादा बढ़िया से व्यवस्था करना चाहिए, नहीं तो इनकी जड़ें खराब हो जाएगी। पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी तो बहुत चाहिए, इसमें डेली पानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। पानी बारिश हो कि तुरंत बह जाए, बारिश हो कि तुरंत बह जाए, पानी निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी अगर देखते हैं तो ऐसे रहती भी है, ऐसे ऐसे। तो वहां की मिट्टी अगर ऐसे है तो इस वाले क्षेत्र में सीढ़ीदार खेत बनाएंगे, और इस सीढ़ीदार खेत बना के यहाँ पर चाय की खेती करेंगे, चाय के बागान लगाएंगे, और ये बागान में पानी निकास की उचित व्यवस्था होती है, जिससे इनकी जो चाय की जड़ों में पानी नहीं लगती है, और इनकी जड़ें अगर पानी लग गया तो सड़ जाएंगी। ठीक, उसके बाद में फिर देखते हैं कि चाय विश्व में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला देश चीन है। विश्व में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला देश चीन है, और सेकंड नंबर पर भारत आता है। भारत किस नंबर पर आता है? सेकंड नंबर पर। तो विश्व में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला देश चीन। विश्व में दूसरा सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला देश भारत। चाय किस मिट्टी में हो सकती है? पर्वतीय मिट्टी में। चाय किस प्रकार का पौधा है? तो उपोष्ण उष्णकटिबंधीय पौधा है। ठीक, और चाय किस प्रकार की फसल है? तो चाय एक पेय पदार्थ है, यानी पेय फसल है। ये एक रोपण फसल है, रोपण मतलब इसके पौधे लगाए जाते हैं। और चाय को भारत में इसका शुरुआत किसने किया था? तो अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले चाय की शुरुआत की गई थी। अगर ये देखें भारत में चाय उत्पादक क्षेत्रों के बारे में अगर देखते हैं तो क्षेत्र इसके असम हो गया, और जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, असम, केरल और भारत के जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र हैं, मणिपुर, मेघालय, यानी इन सारी जगहों पे चाय की खेती की जाती है। अगर सबसे ज्यादा बात की जाए तो सबसे ज्यादा चाय की खेती असम में की जाती है। ठीक, तो चाय की सबसे ज्यादा खेती भारत में असम में की जाती है। चाय अभी तक जो बोर्ड एग्जाम में आया है वो ये आया है कि भारत का चाय उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का सेकंड स्थान है, और चाय उत्पादन की दृष्टि से विश्व का पहला देश तो वो है चाइना। ठीक, अच्छा, भारत में दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश भी है, लेकिन ये अगर ये चाय उत्पादन करता है तो इसकी चाय खपत भी ज्यादा है। तो भारत में अगर चाय दूसरे नंबर पर जो है उत्पादन होता है तो इनके यानी यहाँ भारत में चाय की खपत भी बहुत ज्यादा है। यहाँ सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करते हैं, लेकिन इनके यहाँ खपत ज्यादा चाय की नहीं है। ये ज्यादातर चाय निर्यात कर देते हैं, लेकिन भारत में यहाँ पर चाय अगर सबसे ज्यादा यहाँ पर उगाया जाता है तो यहाँ पर जो खपत भी सबसे ज्यादा ही है। ठीक, उसके बाद में फिर अगला देखते हैं हम
जो हमारा अगला है चाय के बाद में कॉफी। अच्छा, चाय की खेती में अगर देखें तो यहाँ पर एक कुशल श्रम की ज्यादा जरूरत पड़ती है, यानी अगर यहाँ पर नए नए श्रमिक की जरूरत, नए श्रमिक इसको नहीं उगा सकते हैं, बल्कि एक कुशल श्रम की जरूरत पड़ती है और श्रम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनकी पत्तियों को यहाँ पर चुनना रहता है। तो अगर चाय की फसल में अगर कुशल श्रमिक नहीं है तो उन पत्तियों को नहीं चुन पाएंगे और फिर वो पूरा का पूरा पौधा ही बेकार कर देंगे। तो इसलिए चाय की खेती में एक कुशल श्रमिक की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और अगर देखें अंग्रेजों के टाइम में, तो अंग्रेजों के टाइम से ही चाय, जब अंग्रेज आए तो सबसे पहले बागान लगाने लगे चाय के, और बागान बहुत सारे भारतीयों के थे, लेकिन फिर उसमें जो चाय की खेती पर अंग्रेजों ने ज्यादा बल दिया और फिर धीरे धीरे जो है ये चाय की खेती भारत में एक बहुत बड़े क्षेत्र में फिर किया जाने लगा, और फिर धीरे धीरे ये चीन के बाद में ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश आज बन गया भारत। ठीक, आज मतलब अगर आज वर्तमान टाइम में देखें तो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश भारत है। ठीक, मिटाते हैं इसको, और फिर अगला हमारा जो है वो है कॉफी। अच्छा, कॉफी की बात की जाए तो कॉफी की अगर बात की जाए तो काफी भारतीय कॉफी जो है ये अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। अगर भारतीय कॉफी को देखें तो ये अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है, क्योंकि भारत में एक अरेबिका किस्म की कॉफी पाई जाती है। अरेबिका, अरेबिका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेबिका ये एक नंबर में कई बार आया हुआ भी है, तो ये अरेबिका को याद रखना कि ये किसकी, कौन सी किस्म की है। तो ये अरेबिका एक कॉफी की किस्म है। ठीक है, क्या है? कॉफी की प्रजाति है अरेबिका, जो शुरुआत में यमन से लाई गई थी। शुरुआत में यमन से लाई गई थी, यमन से लाई गई थी ये अरेबिका। अरेबिका एक कॉफी की प्रजाति है जो इसकी मांग, अरेबिका की मांग पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। ठीक, और ये भारत में सबसे ज्यादा मिलती, ये उगती है भारत में, इसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है अरेबिका की, और अरेबिका कॉफी की मांग पूरे विश्व में बहुत ज्यादा है। ठीक, ये अरेबिका कहाँ से लाई गई थी? तो अरेबिका यमन से लाई गई थी। ठीक, और भारतीय कॉफी की अपनी गुणवत्ता जो विश्व में इसकी मांग ज्यादा है। ठीक, तो अरेबिका के बारे में देखते हैं कि इसकी शुरुआत, अरेबिका यानी भारत में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो भारत में इसकी शुरुआत कर्नाटक के एक पहाड़ी है, बाबा बुदन की पहाड़ी। कर्नाटक में एक पहाड़ी है जिसका नाम है बाबा बुदन, बाबा बुदन की पहाड़ी। अच्छा, बाबा बुदन की पहाड़ी को अगर देखें तो बाबा बुदन की एक ऐसी पहाड़ी है, इस पहाड़ी में बहुत सारे खनिज भी पाए जाते हैं, यानी ऐसी यहाँ पर सोना भी पाया जाता है और बहुत सारे खनिज पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसी पहाड़ी से जो कॉफी की शुरुआत सबसे पहले हुई भारत में, वो बाबा बुदन की पहाड़ी पर ही इसको बोकर, क्योंकि कॉफी भी एक प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र में ही इसको उगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी पर्वतीय क्षेत्र में इसको उगाएंगे तो सीढ़ीदार वहां पर खेत बनाएंगे, जिससे पानी इसकी जड़ों में ना लगे, नहीं तो जड़ें सड़ जाएंगी। पानी की जरूरत ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर जो चाय की जितनी भी जो गुण है उसी के आधार पर ये भी है कि इसको भी पानी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, कॉफी को भी। ठीक, तापमान ज्यादा चाहिए, और अगर पानी रुकना नहीं चाहिए, बल्कि पानी तो बहुत चाहिए लेकिन रुकना नहीं चाहिए, पानी बारिश हो कि तुरंत बह जाए। तो इसके लिए एक जो पर्वतीय यानी जो ढालुआ खेत होना चाहिए, यानी सीढ़ीदार खेत बनाकर पहाड़ी पे खेती की जा सकती है। भारत में इसकी शुरुआत अरेबिका यानी कॉफी की शुरुआत, अरेबिका प्रजाति की कॉफी की शुरुआत भारत में बाबा बुदन की पहाड़ी से हुई, जो वर्तमान समय में भारत के कई सारे क्षेत्रों में इस कॉफी का उत्पादन किया जाता है, जिसमें मुख्यतः है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी अगर याद हो तो नीलगिरी की पहाड़ी भी हम तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं। नीलगिरी की पहाड़ी केरल, कर्नाटक,
और ये जो बाबा बुदन की पहाड़ी है ये कर्नाटक में ही है। यानी सबसे पहले कॉफी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो बाबा बुदन की पहाड़ी से। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पर है, जो कर्नाटक में है वर्तमान समय में। ये कॉफी के भारत में कहाँ कहाँ पर उत्पादन होते हैं, तो नीलगिरी में, नीलगिरी की पहाड़ी केरल में और कर्नाटक में। और उसके आसपास के क्षेत्र जैसे तमिलनाडु हो गया, तो तमिलनाडु में भी कॉफी की खेती की जाती है। तो कॉफी से इतना इम्पोर्टेंट है कि कॉफी अगर देखें तो कॉफी, भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। जो अरेबिका नामक प्रजाति कॉफी जिसकी मांग पूरे विश्व में है, अरेबिका नामक प्रजाति, इस प्रजाति को यमन से लाया गया था। और भारत में अरेबिका कॉफी की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ी से हुई। इस बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। ठीक, भारत के अन्य क्षेत्र जहां पर कॉफी का उत्पादन किया जाता है तो नीलगिरी, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन सारे क्षेत्रों में यहाँ पर आज भी कॉफी का उत्पादन किया जाता है। ठीक, उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर, तो अगला हमारा है अखाद्य फसलें। क्या है, अखाद्य फसलें, अखाद्य फसल। यानी अभी तक जितनी फसलों को हम लोगों ने पढ़ा था वो सारे के सारे या तो नगदी थे, तो नगदी थे इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम नहीं खाते थे। गन्ना नगदी था, भले ही नगदी था, लेकिन उसको हम लोग सेवन करते थे। गन्ना से चीनी बनता था तो चीनी का प्रयोग हम लोग करते थे। यानी अभी तक जितने फसलों को हम लोगों ने पढ़ा है वो खाने के लिए था, भले ही वो नगदी था, जो कुछ भी था वो सारा का सारा क्या था, खाने के लिए। चाहे अगर चाय पढ़े हो तो चाय भी एक नगदी फसल है, लेकिन चाय का सेवन हम लोग करते थे, कॉफी का सेवन भी हम लोग करते थे। ठीक, अभी तक जितनी फसलों को पढ़ा वो सारे के सारे खाद्य फसलें थी। लेकिन अब जो हमको आगे बढ़ना है वो है अखाद्य फसलें। यानी इसका उत्पादन खाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसका प्रयोग उद्योग क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र से भी कई सारे उद्योगों के कच्चा माल के रूप में प्राप्त होता है, जो हमें यहाँ पर अखाद्य कृषि के अंतर्गत पढ़ेंगे। कि अखाद्य कृषि के अंतर्गत में पहला जो हमारा आता है रबड़। अगर रबड़ की बात की जाए तो रबड़ एक प्रकार का रबड़ एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। रबड़ क्या है, एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र का फसल है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र का फसल है। रबड़ एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र का फसल है। ठीक, जिसका उत्पादन यहाँ पर जितने भी रबड़ की वस्तु बनते हैं उसमें इस रबड़ के पौधे का प्रयोग किया जाता है। चाहे जो जितने वाहन के टायर आते हैं या जितने भी फ्रिज में जो लगते हैं या कूलर में जो भी, यानी जहां जहां रबड़ का प्रयोग किया जाता है उन सारे स्थानों पे इस रबड़ के पौधे का प्रयोग किया जाता है कच्चा माल के रूप में। और इसका अगर रबड़ के क्षेत्र में देखें तो रबड़ जो है एक औद्योगिक फसल के अंतर्गत इसको रखेंगे, क्योंकि आज लगभग 95% ऐसे उद्योग हैं जिसमें रबड़ के बिना वो उद्योग है ही नहीं है। चाहे जो उद्योग हो, रबड़ का प्रयोग लगभग सभी जगह किया जाता है। तो ये एक रबड़ एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र का पौधा है, परंतु इसमें विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जा सकती है। यानी एक अगर इसकी ये है तो भूमध्य रेखीय। अच्छा, भूमध्य रेखीय का मतलब है कि यहाँ का क्षेत्र का, यानी इस क्षेत्र का है तो इस क्षेत्र पे होंगे तो क्या होगा, यानी तापमान की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा होती है तो इनको पानी की ज्यादा जरूरत है, तापमान उच्च चाहिए। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति आती है तो ये रबड़ के पौधे उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी उगाए जा सकते हैं। यानी यहाँ भी और यहाँ तक भी एक विशेष परिस्थिति में इस पौधे का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक, इसको लगभग रबड़ के पौधे को लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश चाहिए, 200 सेंटीमीटर से
अधिक बारिश चाहिए इस रबड़ के पौधे को। ठीक, इसको तापमान लगभग 25 डिग्री से अधिक तापमान होना चाहिए। 25 डिग्री से अधिक तापमान नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसमें 25 सेंटीमीटर से अधिक यानी तापमान होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर से अधिक तापमान होना चाहिए। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होना चाहिए। ठीक, भूमध्य रेखीय क्षेत्र का पौधा है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में इसे उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद में फिर आगे देखते हैं कि रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योग में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय के गारो पहाड़ियों में इसे उगाया जाता है। मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और मेघालय के गारो पहाड़ी जब बताए थे तो यहाँ पर 3 पहाड़ियों को बताए थे, गारो, खासी, जयंतिया। तो मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, और इसी 3 पहाड़ियों के गारो, खासी, जयंतिया, इन्हीं 3 पहाड़ियों के कारण इधर से आने वाले मानसून को ये पहाड़ियां रोकती हैं। इसीलिए मेघालय में देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है इसी 3 पहाड़ियों की वजह से। ठीक, गारो, खासी, जयंतिया। अच्छा, गारो खासी में, मेघालय के इस गारो खासी में यहाँ पर रबड़ का पौधा भी उगाया जाता है। अच्छा, अगर इसका देखा जाए तो यहाँ पर विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो बारिश इसको यहाँ पर चाहिए। तापमान 25 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, क्योंकि ये अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये लगभग एक उपोष्ण यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से तापमान अधिक ही रहता है। ठीक, तो एक विशेष परिस्थिति में ये उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इसको उगाया जा सकता है। भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय के गारो पहाड़ी में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक, अब उसके बाद में अगला हमारा जो है वो है रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलों में मुख्यतः हमको यहाँ पर 4 फसलों को बस पढ़ना है। रेशेदार फसल ये हो गया अखाद्य फसल। उसके बाद ये अखाद्य फसल, रेशेदार फसलें भी अखाद्य ही है, लेकिन ये इसको भी लिख देते हैं अखाद्य फसल के साथ साथ ये जो है क्या है, ये अखाद्य तो है ही है, लेकिन ये है रेशेदार फसल। क्या है? रेशेदार फसल। इन रेशेदार फसलों में हमको यहाँ पर 4 फसलों को पढ़ना है। कपास, जूट, कपास पढ़ना है हमको, और क्या पढ़ना है? जूट पढ़ना है, सन और रेशम। सन और रेशम, इन 4 फसलों को हमको पढ़ना है। और रेशम को जानते हैं कि ये 3 फसलें मिट्टी में उगाई जाती हैं, यानी ये 3 फसलें किस पे उगाई जाती हैं? मिट्टी में। लेकिन रेशम को मिट्टी में नहीं उगाया जाता है, बल्कि रेशम के कीट का पालन किया जाता है, यानी इसे शहतूत के वृक्ष पर इसके कीट का पालन किया जाता है। जो रेशम को उत्पादन किया जाता है, जैसे कहते हैं ना रेशमी, जो जितने भी रेशमी साड़ियाँ आती हैं, रेशमी सूट आते हैं, वो सारे के सारे जो रेशम होते हैं, उस रेशम को कहाँ पर उगाते हैं? रेशम को एक कीट द्वारा बनाया, उसका उत्पादन किया जाता है। ये शहतूत के वृक्ष पर कीटों को पाला जाता है, और कीटों को पालने के बाद में उससे रेशम की प्राप्ति होता है। ठीक, रेशम की प्राप्ति शहतूत के वृक्ष पर कीटों को पाला जाता है। ठीक, तो इन 3 फसलों को मिट्टी में उगाते हैं, इसे
शहतूत यानी वृक्षों पर इसे कीटों द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। तो इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन चाइना में होता है, दूसरे नंबर पर भारत में होता है। तो सबसे ज्यादा रेशम उत्पादन करने वाला देश विश्व में तो चीन एक नंबर पे, ठीक, सेकेंड नंबर पर भारत, ठीक। तो रेशम से बस इतने ही क्वेश्चन आते हैं और ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। रेशम के बारे में यही पूछेगा कि रेशम भारत में कौन सा स्थान है? सेकेंड स्थान है। फिर उसके बाद में रेशम का चाइना यानी विश्व में पहला स्थान किसका है? चाइना का है। रेशम के जो कीट होते हैं किस वृक्ष पर इसको पालते हैं? तो शहतूत के वृक्ष पर इन कीटों को पाला जाता है, ठीक। अब हम इन तीन फसलों को पढ़ेंगे। मुख्यतः जो इम्पोर्टेंट है ये कपास और जूट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। हमको इन दोनों को यहाँ पर पढ़ना है, ठीक। ये वाला भी पढ़ लेंगे लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कपास से। कपास किस प्रकार का फसल है? तो कपास अगर देखें हम तो भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। यानी सबसे पहले कपास की शुरुआत भारत से हुई है। तो भारतीय मूल का पौधा है ये, ठीक। भारतीय मूल का पौधा है। अच्छा, भारतीय मूल किसे कहते हैं? कई बार सुना होगा कि भारतीय मूल का है, यानी बहुत सारे अमेरिका में लोग रहते हैं तो कहते हैं भारतीय मूल के लोग। तो इसका मतलब ये है कि इनका जन्म स्थान भारत में हुआ, उसके बाद भारत से ये फैले हैं, ठीक। चाहे कपास हो, यानी जो भी चीजें भारत से या किसी भी देश से अगर वो वहीं से उसका जन्म हुआ है उसके बाद पूरी दुनिया में फैला है तो कहेंगे कि ये उस मूल का पौधा है। जैसे कपास, आज विश्व के बहुत सारे देशों में कपास का उत्पादन होता है, लेकिन कपास का जो मूल स्थान है यानी कपास का जो जन्म स्थली है वो कपास भारत में सबसे पहले भारत में जन्म हुआ है कपास का, फिर भारत से पूरी दुनिया में कपास फैला है, ठीक। तो भारतीय मूल का पौधा है कपास, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग में इसका एक कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? इस कपास से कपड़े बनते हैं, ठीक। सारे लोग जानते हैं कि कपास से कपड़े बनते हैं, लेकिन ये सूती वस्तु यानी ये जो एकदम ब्रांडेड कपड़े आते हैं उसमें कपास का प्रयोग किया जाता है। तो सूती वस्तु में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। सूती वस्तु में कपास का प्रयोग किया जाता है। भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। अगर कपास के उत्पादन में देखें तो ये भारत में तीसरा, बस यही पूछता है कि भारत में, ये पहला दूसरा यहाँ पर नहीं पूछता है। तो ये भारत में तीसरा स्थान है। तो कपास उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और भारतीय मूल का पौधा है, सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक। किस प्रकार की मिट्टी में ये उगते हैं कपास? तो ये काली मिट्टी में। कहाँ पर? काली मिट्टी में। काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक। काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी को रेंगुर के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी में कौन सी फसलें ज्यादा होती हैं? तो काली मिट्टी में कपास का उत्पादन ज्यादा होता है। काली मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता ज्यादा होती है। यानी यहाँ पर जब मिट्टी पढ़ा रहे थे तो उसमें काली मिट्टी की विशेषताओं को बताए थे, ठीक। तो यहाँ इनकी विशेषताओं को डीप में नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पर हमको फसल पढ़ना है। अगर काली मिट्टी के बारे में नहीं जानते हो फिर भी जानो कि काली मिट्टी को रेंगुर नाम से जानते हैं। काली मिट्टी में यहाँ पर पानी सोखने की क्षमता ज्यादा होती है, पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है, ठीक। तो पानी सोखने की क्षमता काली मिट्टी में ज्यादा होती है, रेंगुर नाम से जानते हैं। कपास का उत्पादन भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में तीसरा स्थान है, ठीक। उसके बाद में इसमें देखते हैं भारत में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन कहां पर होता है, यानी किस प्रकार की मिट्टी के लिए कपास को उपयुक्त माना गया है? तो ये माना गया है काली मिट्टी। लेकिन भारत में काली मिट्टी का विस्तार कहां कहां पर है? अगर मिट्टी पढ़ा रहे थे तब अगर ध्यान हो तो यहाँ पर एक बताए थे काली मिट्टी का विस्तार दक्कन का पठार,
अगर दक्कन के पठार को अगर यहाँ पर देखा जाए कि दक्कन का पठार कहाँ पर है, तो दक्कन का पठार अगर मैप में देखें तो जो ये वाला क्षेत्र है ये भी प्रायद्वीपीय भारत, तो यही है दक्कन का पठार। ठीक, तो इस क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार ज्यादा है। काली मिट्टी कैसे, इस मिट्टी काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो काली मिट्टी का निर्माण एक ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन के कारण हुआ था। जब ये मिट्टी बता रहे थे तो उसमें भी इसको डीपली बताया था कि काली मिट्टी का विस्तार और काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। ठीक, तो काली मिट्टी यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर अगर है, अगर इसको मैप में जानते हैं, अगर ध्यान से इसको समझते हैं कि काली मिट्टी अगर यहाँ पर है, इस क्षेत्र में क्या होगा, गर्मी ज्यादा होगी, तो कपास के लिए भी उच्च तापमान की जरूरत पड़ती है। अगर इस क्षेत्र में है तो बारिश भी ज्यादा होता होगा, क्योंकि ये क्षेत्र क्या है, यहाँ पर कई सारी पहाड़ियां हैं, जैसे नीलगिरी की पहाड़ी हो गई, और इधर बहुत सारी पहाड़ियां हैं। मानसून सबसे पहले इधर ही पहुंचता है, केरल के बाद में ऐसे जाता है, तो मानसून के पास पानी ज्यादा होता है, तो बारिश यहाँ पर ज्यादा होती है। तो इस क्षेत्र में बारिश ज्यादा होती है, तो यानी कपास को पानी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो पानी इसको क्या चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए, तापमान भी उच्च चाहिए। तो इसके उत्पादन के लिए, कपास के उत्पादन के लिए पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है और तापमान उच्च होना चाहिए। ये 210 दिन, लगभग 6 से 8 महीनों में, लगभग ये 210 दिन में ये तैयार होता है। 210 दिन के आसपास, थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन ये एवरेज जो है ये 210 दिन में ये पौधा तैयार होता है। यानी 210 दिन इसको पाला नहीं चाहिए, बाकी ये 6 से 8 महीने लेगा, लेकिन 210 दिन इसको पाला नहीं चाहिए। यानी जो इसका विकास का दिन है, यानी जिस दिनों में ये विकास करता है, तो 210 दिन। ठीक, इसको बिल्कुल पाला चाहिए ही नहीं। अगर पाला लग गया तो ये फिर बेकार हो जाएगा। ठीक, तो 210 दिन, तो फिर पाला यहाँ पर कहाँ लगेगा, ठंडी इधर ज्यादा होता नहीं। उसका कारण ये है कि समुद्र से दूरी, और फिर जो ये ठंडी ना होने का कारण भी है कि ये धीरे धीरे जो है भूमध्य रेखा की ओर आते हैं, तो यहाँ पर ठंडी भी नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ठंडी नहीं होता, पाला नहीं होता है, तो इसलिए इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन होता है। ठीक, कपास बहुत इंपॉर्टेंट है। कपास लगभग हर साल आते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर एक साल नहीं आया है तो समझो कि अगले साल आएगा एकदम कन्फर्म। कपास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कपास को जितनी ज्यादा बार पढ़ो उतना ज्यादा सही है, क्योंकि ये 5 नंबर ऐसे देकर जाता है। 1 नंबर में तो ये अभी पिछली बार भी आया हुआ था, रेंगुर। 1 नंबर तो ये देकर जाएगा एकदम कन्फर्म है। अगर पिछली बार नहीं आया तो इस बार इसको इसे नोट कर लो, गोला बना लो इसको। 1 नंबर समझ लो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का ये है। ठीक, अगर नहीं आया था तो भी चांस है कि आएगा। सबसे ज्यादा देखें तो दक्कन के पठार में भी महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल। सबसे ज्यादा कहां पर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल आदि क्षेत्रों में कपास का उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत थोड़ा होता है, लेकिन मुख्यतः जो क्षेत्र हैं वो सारे के सारे क्षेत्र यही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बोएंगे तो यहाँ पर पाला लग जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादातर जो कपास उत्पादन की जो आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं, वो आवश्यक भौगोलिक दशाएं ये दक्कन का पठार है। ठीक, इस दक्कन के पठार में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक इधर ही इस वाले क्षेत्र में जितना ज्यादा से ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम। और अब हमको पढ़ना है जूट। हमको यहां पर जूट पढ़ना है। जूट, ठीक, जूट को यहां पढ़ते हैं तो जूट एक सुनहरा, जूट को सुनहरा रेशा भी कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। और जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरा मिट्टी में इसे उगाई जाती है। इसे जूट को
ये जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं, जब बाढ़ आता है और बाढ़ आके चला जाता है, तो उस मिट्टी में, यानी जो बाढ़ आता है तो बाढ़ आके जब बाढ़ का पानी चला जाएगा तो उसी मिट्टी में इस जूट का उत्पादन बहुत अच्छी तरीके से उसका उत्पादन होता है। उसका कारण ये है कि जब बाढ़ आता है तो अपने साथ बहुत सारी नई नई जलोढ़ मिट्टी को लाता है, और जलोढ़ मिट्टी को छोड़ देगा और पानी बह जाएगा बाद में, क्योंकि बाढ़ का पानी आएगा तो पूरा मिट्टी लेकर आएगा। उसके बाद जैसे ही बाढ़ का पानी रुकेगा वो सारी मिट्टी ऐसे बैठ जाएंगी और फिर पानी कुछ सूख जाएगा, कुछ बह जाएगा आराम से। जो मिट्टी वो सारा नीचे बैठ गई। अब वो मिट्टी बहुत दूर से, जो उर्वरा शक्ति मिट्टी की ऊपरी परत को काटते हुए बहुत दूर से लेकर आई हैं, अब वो लाते लाते एकदम जो है आके यहाँ पर जमा कर दी और फिर पानी बह गया और उसी में जूट का उत्पादन ज्यादा होता है। इसे सुनहरा रेशा कहते हैं। जूट के उत्पादक क्षेत्र के बारे में अगर देखें तो ये पश्चिम बंगाल, बिहार आदि क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उगता है, जिसमें उच्च तापमान की जरूरत होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय में जूट उत्पादक के मुख्य राज्य हैं। इसका प्रयोग, जूट का प्रयोग हम लोग इसका देखें तो जो टाट पट्टी देखा होगा, जो टाट के बोरे होते हैं, ठीक, टाट के जो बोरे होते हैं यानी बोरियों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और चटाई, रस्सी, तंतु व धागे इससे बनाया जाता है, ठीक। तो इसका प्रयोग टाट पट्टियों को बनाने में और तंतु, धागे, रस्सी आदि का प्रयोग इस जूट के पौधे से बनाया जाता है। इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं, ठीक। तापमान की उच्च जरूरत होती है। और ये इसका क्षेत्र अगर देखें तो क्षेत्र पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय, ठीक, पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय, असम, उड़ीसा आदि राज्य जूट उत्पादन के लिए ज्यादा यानी प्रसिद्ध हैं, ठीक। उसके बाद में अब जो हमारा अगला टॉपिक बचेगा, उस अगले टॉपिक को फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर अब उस टॉपिक को यहाँ डिस्कस करेंगे तो काफी लंबा क्लास हो जाएगा। तो अब जो हमारा जो अगला टॉपिक बचेगा वो बचेगा हमारा भूदान आंदोलन, ठीक, भूदान आंदोलन बचेगा। उसके बाद में संस्थागत जितने भी यहाँ पर परिवर्तन हुए हैं उनको पढ़ना है। फिर भारतीय कृषि का यानी कि कृषि क्षेत्र में रोजगार और उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, उसको पढ़ना है। और उसके बाद में फिर ये चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा। फिर जो अब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसको नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग डिस्कस करेंगे और अगले क्लास में इसको कोशिश करेंगे कि समाप्त हो जाए, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसको पढ़ते रहिए।